मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के एक नए पाठ का, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। और इस पाठ की रचना भारतीय हिंदी साहित्य के प्रख्यात रचनाकार प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे के द्वारा की गई है। तो सबसे पहले हम श्यामाचरण दुबे जी के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा। तो श्यामाचरण दुबे जी का जन्म 1922 मीन्स 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। और उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की और उसका विषय था मानव विज्ञान, जिसको हम एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। और ये भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक भी रहे, मतलब एक सोशियोलॉजिस्ट थे। समाज के बारे में इन्होंने अध्ययन किया और 1996 में इनका देहांत हो गया। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी जिनका उल्लेख किया गया है। तो बेसिकली अब हम इस बारे में जानेंगे कि जो पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है वह पाठ क्या कहना चाहता है। तो हम उस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ श्यामाचरण दुबे जी के द्वारा लिखा गया और हमारी पाठ्य पुस्तक में समाहित है, इसमें मुख्य रूप से जो आज का समाज है, जिस प्रकार से वो उपभोग की वस्तुओं की गिरफ्त में आ रहा है, बाज़ार की गिरफ्त में आ रहा है, उसकी वास्तविकता को प्रदर्शित करने का काम किया गया है। और लेखक यह कहता है कि आजकल हम लोग विज्ञापन की चमक दमक के आगे वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में सोचते ही नहीं हैं। हमें जिस प्रकार विज्ञापन में एडवर्टीज़मेंट हम देखते हैं, तो जिस प्रकार विज्ञापन में हमें दिखाया जाता है, हम उसी चीज़ को वास्तविक समझ लेते हैं। और कहीं ना कहीं समाज का प्रत्येक वर्ग इससे प्रभावित है और मनुष्य की जीवन शैली में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है और उसमें परिवर्तन आया है। जो एक अभिजात्य वर्ग है, जो जिसको हम बोलते हैं हायर लेवल, जो अगर हम सोसाइटी में बात करें तो सोसाइटी में जो एक अपर लेवल के लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो तो इन चीज़ों का प्रयोग करते ही हैं। और जो सामान्य जन हैं जिनके पास पैसे की कमी है, वो ललचाई हुई निगाहों से इन एडवर्टीज़मेंट को देखते हैं और कहीं ना कहीं अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम ये जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जो लग्जरियस लाइफ जीने की वस्तुएं हैं, हम इनका प्रयोग करें और कहीं ना कहीं उनको प्रयोग करते भी हैं। और यह मानव विकास के सभ्यता की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। मतलब पहले के समय में अगर हम बात करें तो लोग आध्यात्मिकता पर जोर देते थे, बौद्धिक चिंतन पर जोर देते थे, लेकिन आज के समय में उसका लोप हो गया है और लोग बाज़ारों की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लेखक ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, मतलब हम लोग शो ऑफ ज़्यादा करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश में गरीबी का भी यही कारण है, हमारा शो ऑफ करना। हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, लेकिन हमें उस लेवल की वस्तुएं चाहिए, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता भी नहीं है वो चीज़ें भी हमें चाहिए। और कहीं ना कहीं यही हमारे देश में एक गरीबी का भी कारण है। और जैसे जैसे शो ऑफ की कल्चर हमारे देश में फैलेगी, सामाजिक अशांति और सामाजिक विषमता का मतलब होता है कि जो सोसाइटी में लेवल बटे हुए हैं, ये अपर लेवल है, मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है, ये जो विषमता है ये भी बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर में कहा गया है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। कहने का मतलब क्या है, अगर हम पहले आज के 100 साल पहले की संस्कृति के बारे में देखें तो लोगों के लिए क्या था, लोगों के लिए जीवन जीना ही एक मुख्य बात थी। उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए थी और 2 कपड़े तन ढकने के लिए चाहिए थे। लेकिन आज के समय में क्या है, आज का समय बदल रहा है, एक नई जीवन शैली, एक नई लाइफ स्टाइल अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है सोसाइटी में। और वो जो नई जीवन शैली है वो क्या है, उपभोक्तावाद का दर्शन। जिससे हम बात कर सकते हैं कि पहले के समय में 2 कपड़ों में मनुष्य अपना तन ढकने का काम करता था, वही कपड़े वो हर जगह पर पहनता था। लेकिन आज के समय में क्या है, हमारे पास नाइट
में पहनने के लिए कपड़े अलग चाहिए, दिन में पहनने के लिए अलग चाहिए, पार्टी वियर अलग चाहिए, स्कूल जाने के लिए अलग चाहिए। तो ये एक कहीं ना कहीं उपभोक्तावाद का दर्शन है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। मतलब उत्पादन क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? प्रोडक्शन तब बढ़ेगा जब डिमांड बढ़ेगी। मार्केट में जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। भाई जो चीज़ जितनी अधिक बिकेगी उसकी डिमांड जो चीज़ जितनी अधिक बिकेगी उसका उत्पादन उतना अधिक होगा, उसका प्रोडक्शन उतना अधिक होगा। और किसी चीज़ को बेचने के लिए फिर क्या आवश्यक है? अगर किसी चीज़ को बेचना है तो फिर उसका एडवर्टीज़मेंट करना पड़ेगा, लोगों की निगाह में ये बताना पड़ेगा कि नहीं, हम जो उत्पाद बेच रहे हैं ये सर्वोत्तम है और इसको लेने से आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है। और लोग लालच में आकर के उस चीज़ को अधिक से अधिक खरीदते हैं, जिससे उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो यही है, उत्पादन पर चारों ओर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। कहने का मतलब क्या है? ये जो प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो, वो किस लिए है? मनुष्य के उपयोग के लिए है। मनुष्य को उसको उपयोग करता है और उससे उसको सुख की प्राप्ति होती है। जब वो लग्जरियस लाइफ जिएगा तो उसको सुख की प्राप्ति होगी। सुख की व्याख्या बदल गई है। पहले सुख क्या था? पहले आध्यात्म में सुख था, मानसिक शांति पहले अधिक आवश्यक थी। लेकिन आज के समय में क्या है? पहले मानसिक सुख की बात होती थी, अब शारीरिक सुख की बात होती है। पहले मनुष्य आध्यात्म की ओर अपना रुख किए हुए था, आज के समय में हमारे शरीर को सुख चाहिए। तो उपभोग भोग ही सुख है। आज के समय में क्या है सुख? आज के समय में हम जितनी अच्छी लग्जरियस लाइफ जी सकें, जितनी विलासितापूर्ण ज़िंदगी जी सकें, हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक एसी लगी हुई 4 व्हीलर होनी चाहिए, एसी लगा हुआ कमरा होना चाहिए जिसमें हम रहें। हम विद्यालय जाएं तो वहाँ भी सारी सुविधाएं हमारे लिए अच्छी हों। तो ये क्या है? यही उपभोग भोग ही सुख है। आज के समय में यही सुख है। नहीं पहले क्या था? पहले गुरुकुल में लोग पढ़ते थे, जंगलों में जाकर के लोग पढ़ते थे। आज के समय में क्या है? आज आप लोग 4 मंजिला बिल्डिंगों में बैठ कर के पढ़ते हैं, जहाँ पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठंडा पानी मिल रहा है। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में जंगलों में रह कर के पढ़ना पड़ता था, लकड़ियाँ तोड़नी पड़ती थी, भिक्षा मांगनी पड़ती थी। तो तब के समय में क्या था कि जो वो आध्यात्मिक सुख था, जो वो पढ़ाई करते थे, उसको गुरु से जो मिलने वाला ज्ञान था, वही उनके लिए सुख था। आज के समय में आप लोग ज्ञान को साइड में रखते हैं। मुख्य सुख क्या है? कि स्कूल में फैसिलिटीज़ अच्छी मिलनी चाहिए, तभी स्कूल में एडमिशन लिया जाएगा। तो एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? कि उत्पाद तो आपके लिए है, जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भूल जा रहे हैं कि अब आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप क्या हो रहे हैं? आप उस प्रोडक्ट के प्रति डिपेंड होते जा रहे हैं। अगर आप कोई क्रीम यूज़ करते हैं, आप कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं और अगर आपका वो ख़त्म हो गया, आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है? आप उस चीज़ के प्रति डिपेंड होते जा रहे हैं, आप उस पर निर्भर होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाज़ार भरा पड़ा है। मतलब विलासिता का मतलब क्या है? लग्जरियस लाइफ जीने के जो सामग्रियां हैं उनसे बाज़ार भरा पड़ा हुआ है। सारी चीज़ें बाज़ार में आ गई हैं जो आपको लुभाने की जो जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी हैं। और वो क्या करती हैं? एडवर्टीज़मेंट के थ्रू आपको लुभाने की कोशिश करती हैं। वो जितनी भी सामग्रियां हैं, उनके जो बनाने वाले हैं वो एडवर्टीज़मेंट देते हैं। आप उस एडवर्टीज़मेंट को देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छी है, हमें इसको यूज़ करना चाहिए, हमें इसको लेना चाहिए। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। तो हम अगर टीवी खोलते हैं या अपने मोबाइल में ही देखते हैं तो विभिन्न चीज़ों के एडवर्टीज़मेंट आते रहते हैं, उनका प्रचार होता है, विज्ञापन आते हैं। तो हम उसमें देखते हैं कि हमारी जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उनसे ले कर के जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उनका तक हमारी लाइफ में हम उनका एडवर्टीज़मेंट देखते रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर जो एडवर्टीज़मेंट दे रहा है, जिन चीज़ों के बारे में वो बता रहा है, अगर हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो हम हफ्ते भर में एक्सपायर कर जाएंगे। अगर हम साबुन नहीं लगाएंगे, हम साबुन से हाथ नहीं धोएंगे या हम टूथब्रश का यूज नहीं करेंगे, तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी ज़िंदगी समाप्त होने वाली है। तो क्या अगर हम बात करें आज के 50 या 100 साल पहले, तो क्या ऐसी लाइफ लोग जीते थे? नहीं। तब वो नीम की दातून करते थे, लेकिन वो तो नहीं मरे। तब वो साबुन का भी अधिक इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम क्या हैं? हम एक दिन बिना साबुन के नहीं रह सकते हैं।
हम एक दिन बिना टूथब्रश के नहीं रह सकते हैं, बिना टूथपेस्ट के नहीं रह सकते हैं। तो ये क्या है, हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों के प्रति डिपेंड होते जा रहे हैं। देखिए जैसे टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। तो वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है। तो आप लोग देखते हैं एडवर्टीज़मेंट में कोई कहता है आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमको लुभाने की कोशिश की जा रही है कि हम कुछ ऐसा फार्मूला बताएं जिससे लोग हमारे प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हों, हमारा प्रोडक्शन अधिक हो और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अधिक हो। तो कोई ऋषियों मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति एवं खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। तो जो चाहे चुन लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ का चुनाव करते हैं। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। तो आप देखते होंगे कि ब्रश में भी बताते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, ये आपके दांतों की गहराइयों तक जा कर के फंसा हुआ जो कचरा है वो निकालता है। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए फिर माउथ वॉश भी चाहिए, वो भी है। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। वही है, जिस चीज़ का हम विज्ञापन देखेंगे उस चीज़ पर हमें विश्वास होगा, भले ही उसकी गुणवत्ता अच्छी ना हो, लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं तो हमें लगेगा कि नहीं, ये जो बाज़ार में आने वाली वस्तु है, ये जो सामग्री है, ये हमारे लिए बेटर है। और अगर आप उस ब्रांड का यूज करते हैं, ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हैं, तो उसका रेट भी ऊंचा होगा और आप उसको खरीदना पसंद करेंगे, तो आपका बिल भी लंबा होगा। सौंदर्य प्रसाधनों की कीमत तो चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन क्या है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो भीड़ है वो तो एकदम सरप्राइज़ कर देने वाली होती है। हर महीने उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं, कुछ ना कुछ नया ब्यूटी प्रोडक्ट्स आता रहता है। साबुन देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज़ है। आप सिंथाल लगाते हैं, आप लक्स लगाते हैं, तो ये क्या है, ये अलग अलग वैरायटी हैं, आप किसको पसंद करते हैं। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है, एज लाइक डिटॉल, है ना। तो यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उसका मनपसंद साबुन। ये आ गया आपका लक्स। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको लुभाने के लिए। आप जैसा चाहते हैं बाज़ार में वैसे प्रोडक्ट आते हैं आपको लुभाने के लिए। चमड़ी को नर्म रखने के लिए लीजिए डव। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, सॉफ्ट रखेगी आपको, है ना। एक तरफ आप लगाइए डब, ऐसे बताया जाता है। तो वो क्या है, वो जितने भी एडवर्टीज़मेंट में दिखाई जाने वाली चीज़ें हैं वो आपको लुभाने की पुरजोर कोशिश की जाती है, और कोशिश की जाती है कि आप उन चीज़ों की गिरफ्त में आएँ और आपको वो चीज़ें खरीदनी पड़ें, जिससे कंपनी का प्रोडक्शन बढ़े और उनकी मार्केट बढ़े। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। मतलब जो एक अभिजात्य वर्ग है, जिनके पास अच्छा पैसा है, उन घरों की जो महिलाएं हैं, उनकी ड्रेसिंग टेबल, जो तैयार होने की टेबल होती है, उसमें 30-30 हज़ार की ब्यूटी प्रोडक्ट्स पड़े हुए होते हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाया जाता है, इतना ही और खर्च हो जाएगा। मतलब जितने का परफ्यूम आएगा उतना पेरिस से मंगाने में खर्च होगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है कहीं ना कहीं। अब हम इस चीज़ की गहराई में चलते हैं कि हम जो इन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, जो भी चीज़ें एडवर्टीज़मेंट में आती हैं, हम अगर उन चीज़ों का यूज करते हैं, अगर हम टूथब्रश देखते हैं तो हम टूथब्रश या टूथपेस्ट का अगर यूज़ ना करें, हम दातून का इस्तेमाल करें, और सामने वाला व्यक्ति अच्छा टूथब्रश यूज कर रहा है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आएगा कि अरे ये क्या है। मतलब एक समाज में डिवाइडेशन है कि अगर हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये हमारी प्रतिष्ठा का विषय हो जाएगा, हमारे मान सम्मान को खतरा हो सकता है, समाज में आपकी हैसियत क्या है। इन चीज़ों से पता चलता है आप जिन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। अगर आप ब्रांडेड चीज़ें यूज करते हैं, अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आप अच्छी जीन्स यूज कर रहे हैं, अच्छे कंपनी की, अच्छे ब्रांड की शर्ट पहन रहे हैं, तो वो आपका सोसाइटी में लेबल निर्धारित करती कि आपका सोसाइटी में ये लेबल है। अगर आप 5,000 की जीन्स पहन रहे हैं तो आपका लेबल अच्छा है।
और अगर आप 500 की पहन रहे हैं तो आप क्या है, आप निचले स्तर के हैं, आप लोअर सोसाइटी के हैं। तो ये चीज़ें आपका समाज में क्या करती हैं, हैसियत बताती हैं। और पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। मतलब पहले क्या था पुरुषों का कि वो साबुन और तेल लगा करके काम चला लेते थे, लेकिन बाद में शेविंग करने के बाद की एक क्रीम आ गई, आफ्टर शेव, ऐसे ही कोलन भी आ गया। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और भी जुड़ गई हैं। अब क्या है, पुरुषों के साथ भी कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए हैं और उनके लिए बताया जाता है कि ये क्रीम पुरुषों के लिए है, आप महिलाओं वाली क्रीम क्यों लगा रहे हैं, ये आपको गोरा करेगी क्योंकि ये पुरुषों की टफ स्किन के लिए ही बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें पुरुषों को लुभाने के लिए भी आ गई हैं। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो हमारे लिए एक सोसाइटी में लेबल बनाने का काम करते हैं, लेबलिंग दिखाते हैं और हमें उन चीज़ों का यूज करना पड़ता है। वस्त्र और परिधान की दुनिया में आइए, जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं। मतलब क्या है, अगर हम परिधान का मतलब होता है वस्त्र, मीन्स कपड़े जो हम पहनते हैं, उनके बारे में बात करें तो नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं। आप लोग देखते होंगे कुछ ना कुछ नया स्टाइल, नए स्टाइल के कपड़े आते रहते हैं, है ना। जैसे पहले एक जीन्स आता था तो वो नीचे से बहुत सा चौड़ा होता था जिसको बेल बॉटम कहा जाता था। अब उसके बाद फिर क्या आया, नैरो आया। अब उसके बाद क्या आया, थोड़ा सा नीचे टखनों से ऊपर तक का आ गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बाज़ार में कुछ ना कुछ परिवर्तन प्रोडक्ट्स में होता रहता है जो हमें लुभाते रहते हैं। ये ट्रेंडी है। ट्रेंडी का मतलब क्या है, जो चलन में है, और महंगे भी हैं। जो ट्रेंडी होगा वो चलन में होगा, जो आउट ऑफ ट्रेंड होगा वो सस्ता होगा। तो जो ट्रेंडी है वो महंगे होंगे। नए नए डिजाइन, पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, मतलब जो पिछले वर्ष था वो इस वर्ष नहीं है, जो इस वर्ष है वो अगले वर्ष नहीं होगा। शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, यदि यही काम उससे लेना है तो 400-500 में मिल जाएगी। मतलब क्या है कि जो घड़ी है उसका बेसिक वर्क क्या होता है, घड़ी हम क्यों बांधते हैं, क्योंकि वो हमें समय बताती है। लेकिन अब क्या है, अब हम ऐसी घड़ी बांधते हैं जो हमारा समय बताती है। आज के समय में क्या है, अगर हम 400-500 की घड़ी बांधते हैं तो हमको समय बताती है। अगर हम 40-50-60 हज़ार की घड़ी बांधते हैं तो वो हमारा समय बताती है कि हमारा समय कैसा चल रहा है कि नहीं। तो 400-500 में मिल जाती थी, लेकिन हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लेकर लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। तो वही क्या है, जो घड़ी है वो अब तो क्या है, अब तो बैंड्स आने लगे हैं जिसके थ्रू हम बात भी कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो घड़ी का बेसिक वर्क है वो है समय दिखाना। अगर हम समय देखने के लिए घड़ी बांधना चाहते हैं तो हमें 400-500 में मिल जाएगी। लेकिन अगर हम समाज में अपनी स्थिति बताने का प्रयास कर रहे हैं तो हम 50-60 हज़ार से लेकर के लाख 1.5 लाख की घड़ी भी पहन सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। हमको अपने शो ऑफ के लिए घर में एक महंगा म्यूजिक सिस्टम वूफर रखना पड़ेगा। कोई आ गया तो भाई कहेगा कि नहीं, आज आपके यहाँ बर्थडे पार्टी, हमको डांस करना है। तो डांस करने के लिए अगर आपके यहाँ म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो आपका सोसाइटी में लेवल कम हो गया, आप लोअर क्लास से हो गए। तो आपको अपने शो ऑफ के लिए घर में एक म्यूजिक सिस्टम भी रखना ज़रूरी है। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें, भले आप उसको चला ना पाते हों, आप ब्लूटूथ कनेक्ट करना ना जानते हो, लेकिन आपको घर में म्यूजिक सिस्टम रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी सोसाइटी में आपका लेवल बताने का काम कर रहा है। कंप्यूटर काम के लिए तो ख़रीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें ख़रीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। मतलब क्या है, कहीं कहीं पर कंप्यूटर काम के लिए ख़रीदे जाते हैं, कहीं कहीं पर ऐसे मनुष्य हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन कंप्यूटर चलाने का तरीका नहीं आता है, तो उन्हें केवल शो ऑफ के लिए कंप्यूटर ख़रीद करके घर में रखना पड़ेगा। उसके ऊपर भले ही वो डेस्कटॉप के ऊपर पर्दा उड़ा करके रखें, उसके ऊपर से कभी पर्दा ना हटे, लेकिन कम से कम उन्हें ये दिखाना आवश्यक है कि नहीं, हमारा लेवल इतना है कि हमारे पास कंप्यूटर है जिसको हम घर में रखते हैं, यूज करते हैं। मतलब लोग ये समझें कि हम यूज करते हैं, भले ही हमें चलाना ना आता हो। तो वो क्या है, हमें दिखाने के लिए कंप्यूटर भी रखना पड़ेगा। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, क्या है, 5 स्टार होटल जाना पड़ेगा। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं, मतलब अब वेडिंग सेलिब्रेशन भी वहीं पर होते हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए, 5 स्टार हॉस्पिटल्स भी हो गए हैं। और
सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। जब आप 5 स्टार हॉस्पिटल में दवा करवाएंगे तो आपकी दवा इलाज के साथ साथ वहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं, आप लंबे समय तक लोगों से उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अरे भाई, हम तो फले हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ अरे और तो सब छोड़िए भाई साहब, वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा थी जिसका कोई जवाब नहीं। खाने पीने से लेकर के सभी प्रकार की जो सुविधाएं थी वो एकदम लाजवाब थी, तो आपके चर्चा का विषय भी रहेगी। पढ़ाई के लिए 5 स्टार पब्लिक स्कूल्स भी आ गए हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। मतलब क्या है, ये क्या है, हमें पढ़ने के लिए किसी 5 स्टार विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, हमें तो 5 स्टार टीचर चाहिए। अगर 5 स्टार टीचर है तो हम कहीं भी बैठ करके अपने आप को पढ़ा सकते हैं, बेहतर साबित कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमें शो ऑफ करना है, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे बच्चे एसी वाले विद्यालय में ही जाएंगे, तो फिर हमें उन चीज़ों की ओर रुख करना पड़ता है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जल्दी ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए जो 5 स्टार हों। भारत में यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। मतलब क्या है, अभी भारत में सिचुएशन नहीं है, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है कि अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप पैसे खर्च करके आपके मरने की बात की सुविधा भी निर्धारित कर सकते हैं कि जब हम मरेंगे तो हमारा अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा और हमारा अनंत विश्राम कैसे होगा। अनंत विश्राम मतलब हमारी समाधि कैसे बनेगी, हम इस चीज़ को भी डिसाइड कर सकते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी। आपकी जो कब्र है, जो आपकी समाधि है, उसके चारों ओर हमेशा हरी भरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे। और जो अगर आप पैसे खर्च करके जाएंगे तो जो इन चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं कंपनियां, वो क्या करेंगी, आपकी कब्र के आसपास हरी भरी घास उगाएंगी। आपके मन चाहे जो आप फूल कहेंगे वो फूल उगाए जाएंगे, चाहे तो फव्वारे भी होंगे, वहाँ पर फव्वारे भी लगाए जाएंगे और मंद मंद ध्वनि में संगीत भी चलता रहेगा। तो ये स्थिति अभी भारत में नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि आने वाली समय में भारत में भी ये सिचुएशन बन सकती है। तो बेसिकली हम किन चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आज का जो समय है वो शो ऑफ का समय है। हम अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को भूल रहे हैं। हमारा जन्म किस लिए हुआ है, तो ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है और कहीं ना कहीं ईश्वर का अभिप्राय हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करने का है और हम उस लक्ष्य को पूरा करें। इसके साथ ही साथ अपने उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें निरंतर मन में अपने ईश्वर को बसा करके रखना है, उस ईश्वर की पूजा करनी है, उसकी अर्चना करनी है और हमेशा उसकी याद करनी है। लेकिन आज के समय में हम बाजारू भोग विलास में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें अपने फिजिकल शारीरिक सुख, फिजिकल लग्जरियस लाइफ के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम उत्पादों के पीछे भाग रहे हैं, हमारी निगाह में केवल और केवल प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इस लाइफ को जीना तो है, ये नहीं कहा जा सकता कि आप एकदम से इस लाइफ से अलग थलग हो करके जिएं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों स्थितियों में साम्य बना करके चलना होगा कि कहीं ना कहीं ये लग्जरियस लाइफ ही हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि लग्जरियस लाइफ भी हमारे लिए आवश्यक है, तो हमें लग्जरियस लाइफ भी जीनी है जिसमें हमारे शरीर को सुख हो, लेकिन इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें आध्यात्म की ओर भी रुख करना है। हमें अपने ईश्वर से, अपने परमेश्वर से भी साक्षात्कार करना है, हमें उसकी आराधना करनी, उसकी पूजा करनी है और हमें आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करना है। तो इस पाठ का जो शेषांश है हम इसको पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।